राकेश, वो ज्वाइन किए है ना? राकेश, आवाज नहीं आ रही है। वो यहाँ पे। जी सर। हाँ, अभी आई आवाज। पर कम है आवाज, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ सर, मैं मतलब हाँ। हेलो। हाँ हाँ राकेश, अभी क्लियर है। अच्छा। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा मैं सबसे कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं ज्वाइन करना। ये सेंट्रल वाटर कमीशन से
यूजर नेम से कौन ज्वाइन किया हुआ है? सेंट्रल वाटर कमीशन माई वेबएक्स, आपने लिंक डाला है क्या यूजर नेम में? आप जब ज्वाइन करते हैं ये ऑनलाइन सेशन में, तो अपना नाम आप यूजर नेम में डालिए, ताकि हमें पता लगे कि कौन ज्वाइन किया है कौन नहीं किया है। कुछ लोगों ने कल JECWC करके ज्वाइन किया था, तो हमें नहीं पता कौन है भाई वो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर डे 2 अपना आज का। तो हमारा आज जो पहले 2 सेशन रहेंगे, इट विल बी ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ई-जेम पोर्टल। एंड टू डिलीवर दीज 2 सेशंस हमारे साथ जुड़े हैं श्री राकेश सिंह रघुवंशी जी। ही इज असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 करंटली पोस्टेड इन नेशनल वाटर अकेडमी पुणे, एंड ही विल बी डिलीवरिंग दीज 2 सेशंस। और वो साथ ही साथ आपको डेमो भी देंगे ई-जेम पे आपका प्रोक्योरमेंट का क्या प्रोसेस रहता है और उसके ऊपर। तो राकेश, ओवर टू यू। हमारे 2 सेशन हैं, बीच में आधे घंटे का ब्रेक है। तो राकेश, इट्स अप टू यू कि आपको ब्रेक ओके। मतलब लेना है या कंटिन्यूटी में ही दोनों सेशन करने हैं। ठीक है, तो ओके सर, ओवर वी टू विल यू। डिस्कस लेटर। हाँ हाँ हाँ, ठीक जैसा ठीक लगे वैसे है। कर। ओके ओके ओके, ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. आई थिंक इट इज द Good morning, sir. second day of your training. Uh, uh, as you know, today's topic is procurement through GEM. तो जेम के थ्रू जो प्रोक्योरमेंट के बेसिक चैलेंजेस क्या है, एक्चुअली क्या है, many of you are day to day dealing with the GEM as well, but most of those are posted on sites or subdivision. They are not dealing with this GEM portal. Since you are going to be promoted as per soon, I hope soon. So you have to deal with all these things on daily basis, क्योंकि क्या है कि जैम पोर्टल, एज यू नो, जैम पोर्टल पे कोई भी प्रिक्योरमेंट है, गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट है, वो मैंडेटरी आपको थ्रू जैम पोर्टल ही करना है। तो इसका अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग आगे करते हैं इसमें। एक सेकंड, एक, एक सेकंड इसका होगा। ये कहाँ गई मीटिंग? सभी लोग प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? Yes, sir. Visible, sir. ठीक है, ओके। देखो, जेम पोर्टल, एज यू नो, इट इज कंपलसरी टू ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सीपीसीबी जो भी है, सेंट्रल जो भी आपके पास वो है, सेंट्रल एजेंसी जो भी है, ये स्टेट, इवन स्टेट में भी अभी कंपलसरी हो गया है कि जो भी प्रोक्योरमेंट करना है वो जेम के थ्रू करना है। तो जेम में एक्चुअल में ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो और बेटर रहेगा, और अपन लोग उसको मतलब लाइव में आपको डेमो भी बताऊंगा एक एक चीज का। तो पहले अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें तो जेम पोर्टल का मेन जो उसका जो क्राइटेरिया था लाने का, उसका यही था कि आप तीन चीजें हैं, एक एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिवनेस। मतलब इफिशिएंसी भी बढ़ना है, क्योंकि पहले आप क्या करते थे, ऑफलाइन कोटेशन कलेक्ट करते थे या फिर आप टेंडर करते थे, तो बहुत लंबा टाइम लगता था किसी भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो इसमें क्या होगा, आपको सिंपल, आपके पास पोर्टल है, उस पे जो उसके कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करना है, उसके बेसिस पे आपको प्रोक्योरमेंट करना है। तो इससे आपकी इफिशियंसी भी बढ़ी, और एक ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमम है इसमें, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। और इंक्लूसिवनेस मीन्स जो भी आपके पास एमएसएमई है, मतलब सभी को इक्वली आपको
मौका मिलेगा, जो भी आपका सेलर है उसको इक्वली मौका मिलेगा, और आपको भी इक्वली आप जैसे कि आप बात की जाए ऑफलाइन प्रोक्योरमेंट करोगे तो आप लोकल किसी भी वेंडर से के थ्रू करोगे, लेकिन आप जब ऑनलाइन करोगे तो आपके पास ऑल इंडिया, आपके पास प्रॉपर जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए सब कुछ आपको इजीली बाय सिंगल क्लिक आपके पास अवेलेबल होगा। तो इसमें अगर बात की जाए तो जैसे कि एज यू नो कि 9 अगस्त 2016 को जेम पोर्टल लॉन्च किया गया था, और ये इसका 5th वर्जन चल रहा है अभी, है ना। तो जो जीएफआर का रूल पोजिशनिंग है 149, ये मैंडेटरी करता है, यह है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट विल बी मैंडेटरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम, मतलब जेम पे जो अवेलेबल है उसको जेम के थ्रू ही आपको परचेस करना है, अदरवाइज आपको जेम का नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट क्रिएट करना है, उसके बाद ही आप चाहे सीपीपी पोर्टल पे करो या ऑफलाइन करो, कोटेशन के थ्रू करो, तो वही कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक क्या है, तीन चीजें हैं, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिवनेस, ये तीनों चीजें हमको मिलेगी इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू। और इसी का बेसिक इसको पोर्टल को लॉन्च करने का आइडिया ही ये था। तो जनरली अपन थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो जनरली इसमें दो टाइप के यूजर रहते हैं, एक प्राइमरी यूजर, एक सेकेंडरी यूजर। प्राइमरी यूजर क्या होता है, ये सिर्फ मॉनिटरिंग करता है, मतलब ओवरऑल मॉनिटरिंग करता है, कौन उसका कंसाइनी होगा, कौन बायर होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जनरली ये होता है अपने यहाँ चीफ इंजीनियर फील्ड यूनिट्स में, या एनडब्ल्यू, इन केस ऑफ एनडब्ल्यू, ये होते हैं अपने चीफ इंजीनियर प्राइमरी यूजर। वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं वायर का, कंसाइनी का, उसको रोल डिफाइन करते हैं, अम, और उसको अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करते हैं, ये सब चीजें होती हैं वो प्राइमरी यूजर के थ्रू होती है, और उसको मॉनिटर भी करता है, क्योंकि आपने कोई भी पेमेंट डिले कर रहे हो, कुछ कर रहे हो किसी का, मतलब आजकल तो मैं आपको बताऊंगा AIML के थ्रू रिपोर्ट्स भी आती हैं कि किस सेलर से क्या खरीद रहे हो, और प्राइस एस्केलेशन कितना है, क्या डिफरेंस है मार्केट से, तो ये चीज़ें भी एक प्राइमरी यूजर के पास सभी रिपोर्ट्स रहती है। तो ओवरऑल मॉनिटरिंग का जो आपका रोल है वो प्राइमरी यूजर का है। सेकेंडरी यूजर में जनरली ये तीन आते हैं, बायर, कंसाइनी और डीडीओ। बायर क्या करता है, जो परचेस करता है, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो परचेस करेगा और उसका बिल ड्राफ्ट करेगा। कंसाइनी क्या करता है, जो परचेसिंग के बाद जो आपको जो भी मटेरियल डिलीवर हुआ है तो एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, वो सीआरएसी जनरेट करेगा, और देन ये प्रोसेस होगा आपके पास डीडीओ के थ्रू। डीडीओ में फिर वो पीएफएमएस के थ्रू बिल का पेमेंट होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जैम का। प्राइमरी यूजर, सेकेंडरी यूजर, प्राइमरी यूजर में आपके चीफ इंजीनियर, सेकेंडरी यूजर में बायर, कंसाइनी, डीडीओ, ये सभी लोग आते हैं। मतलब एग्जीक्यूशन पार्ट होता है सेकेंडरी यूजर का, प्राइमरी यूजर का पार्ट रहता है मॉनिटरिंग। ठीक है, ये कुछ बेसिक सर्विसेज अवेलेबल हैं जेम पे, प्रोडक्ट भी आप लोगों को पता ही है, सब लगभग लगभग सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो इनको लिस्ट किया गया है, जो अपने धीरे धीरे जो भी अपने सामने आएगा हम डिस्कस करेंगे। जैसे व्हीकल हायरिंग, जो जनरली अपन सीडब्ल्यूसी में क्या करते हैं, मैन पावर हायरिंग, व्हीकल हायरिंग, और क्या करते हैं प्रिंटिंग या डिजिटाइजेशन सर्विसेज कोई सी है, प्रिंटिंग सर्विसेज है, अब कैटरिंग सर्विसेज है, एएमसी है, कंसल्टेंसी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये सब चीज़ें अपन क्या करते हैं जनरली अपन लोग डील करते हैं हायर करने के लिए। तो अब कोई भी चीज़ हायर करने के लिए जेम पे कितने ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट परचेस है, एज यू नो अपन इसको एक एक को थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अपन डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट डेमो करेंगे तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें बेसिकली ये 5 ऑप्शंस रहते हैं किसी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। पहला है डायरेक्ट परचेस। डायरेक्ट परचेस कब करना है, जब आपका अमाउंट लेस देन 50,000 हो। या फिर L1 होता है। L1 का क्या होता है कि लोएस्ट वन जो भी आपके पास रहेगा, लोएस्ट वन आपको 333 का रूल होता है, 3 डिफरेंट OEM, 3 डिफरेंट कंपनीज के 3 डिफरेंट रेट्स। तो उसमें L1 जो आएगा वो उसका लिमिट रहता है, मॉनेटरी लिमिट रहता है 50,000 टू 10 लाख। इन केस ऑफ जो व्हीकल वगैरह आप परचेस करते हैं उसमें कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं रहता है, तो आप डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हो व्हीकल का, जनरली 30 लाख का है। और क्या हो सकता है, या तो डायरेक्ट परचेस हो गया या आपके पास हो गया L1।
अभी लास्ट है आपके पास बिड, या फिर अगर आपके पास 10 लाख से ज़्यादा आपके पास वो अमाउंट है उस पर्टिकुलर सर्विसेज या प्रोडक्ट का, तो आप उसको बिड करोगे, बिड के थ्रू आप उसमें जो बेस्ट पॉसिबल आपके पास रेट्स रहेंगे उस रेट्स के हिसाब से, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल रेट्स बिडिंग के थ्रू जो लोएस्ट मिनिमम आएगा उसको आप कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करोगे। उसमें ये होता है एक बिड टू आर ए, कि उसमें भी पर्टिकुलर आर आपको और बेस्ट पॉसिबल रेट चाहिए। जैसे कि आपके पास सपोज करो 10 बिडर हैं, 10 बिडर 10 L1 है, तो 10 L1 है या L1 L2 है, जैसे टोटल बिडर है 100, उसमें से 10 मिनिमम है, तो 10 को आप कर सकते हो कि रिवर्स ऑक्शन कर सकते हो, फिर उसमें भी जो मिनिमम होगा उसको आप ले सकते हो, या आप पूरे के पूरे जितने 100 हैं 100 को ही मौका दोगे कि आप कि अपने पास लोएस्ट बिड 100 रुपीज की है, आप इसमें आप रिवर्स ऑक्शन करिए, कोई बोल रहा है 90 में देंगे तो 90 होगा, तो रिवर्स ऑक्शन एक ऑप्शन रहता है इसमें कि बेस्ट पॉसिबल अपन को रेट्स कंपटीशन के साथ मिल पाएंगे। और दो चीजें और हैं इसमें ऑप्शन, इंटेंट ऑफ बाइंग मतलब पीएसी, और एक होता है कस्टम बिड। पीएसी होते हैं प्रोप्राइटरी आर्टिकल्स, जो कोई ऐसा कोई आइटम्स है, स्पेसिफाइड आइटम्स है, स्पेशली इन केस ऑफ सीडब्ल्यूसी बात करें तो अपन जैसे लेबोरेटरी का कोई आइटम्स है जो प्रोप्राइटरी है कि मतलब इसी कंपनी का आता है, वो वही कंपनी का लेना है, तो उस केस में आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप परचेस कर सकते हो पीएसी के थ्रू। एक होता है कस्टम बिड या बीयू की बिड, जब वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं तो उसको कस्टमाइज करके हम लोग उसको कस्टम बिड के थ्रू परचेस कर सकते हैं। बेसिक चीजें हैं किसी भी परचेसिंग के लिए, किसी भी डील करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तीन चीजें रहती हैं: प्री प्रोक्योरमेंट कंपाइलेंस, एक एवेल्युएशन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस। ये तीन चीजें आपको परचेस करने से पहले आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप प्री प्रिक्योरमेंट में क्या होगा, आपके पास एंड एंड होना चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर परमिशन होना चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, कैपिटल सैंक्शन, एक्सपेंडिचर सैंक्शन होना चाहिए, किस हेड में आपको उसको परचेस कर रहे हो, क्योंकि किसी भी हेड में कुछ चीज परचेज नहीं कर सकते ना, तो स्पेसिफाइड रहेगा तो हेड पहले से ही डिसाइड करना है। फिर इसका एवेल्युएशन पहले से ही डिसाइड करना है कि इन केस ऑफ मतलब अगर इन केस ऑफ बिड की बात करें तो या आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो या टोटल वैल्यू वाइज कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखना है आपको कि आपकी बिलिंग साइकिल क्या होगा, और भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी वो आपको प्रॉपर आपको प्रिपेयर करना है बिफोर परचेसिंग एनीथिंग। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि बात की जाए सैंक्शन की बात की जाए, तो सैंक्शन क्या है, देखो जैम तो ऐसा तो है नहीं कि अमेजोन है क्लिक किया मटेरियल ले लिया, ये क्या है, एक पोर्टल है। तो पोर्टल है तो आपको पहले उसकी अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी कहाँ से मिलेगी, जो भी आपके आप डीएपीआर का एज पर मॉनेटरी सीलिंग, जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंशियल सैंक्शन, जिस जो भी आपके पास अथॉरिटी होगी उससे पहले अथॉरिटी लेना है, उसके बाद ही आपको प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करना है, तो आपको अथॉरिटी होना चाहिए। और एक रहता है कि जैम में अपन बात करते हैं ना कि जैम है कुछ भी है फाइंड आउट कर लो, मतलब परचेस कर लो, 1 लाख की चीज 50,000 की चीज 1 लाख में कर ली, नहीं ये नहीं करना है। प्राइस रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। सेक्शन 144 बोलता भी है कि बायर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनेबलनेस ऑफ रेट्स। तो बायर को आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अ, जो भी आप रेट्स रीजनेबिलिटी का एनालिसिस करते हो या ड्यू डिलिजेंस करते हो कहीं से भी, आप चाहे मार्केट से आप या जेम के थ्रू प्रॉपर सर्वे करके ही प्रोडक्ट परचेस करना है आपको, ऐसे परचेस नहीं करना है। और एक और चीज है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इस पे भी कंप्रोमाइज नहीं करना है कभी भी। आपको जो भी आपको टेक्निकली रिक्वायर्ड होगा तो उसके बेसिस पे आपको वो चीजें आपको रेडी रखना है, उसी बेसिस पे आपको परचेसिंग करना है। कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि जैसे कि बात की जाए कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है तो कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऐसा नहीं रखना है कि आप किसी किसी का फेवर कर रहे हो। जो टेक्निकली प्रॉपरली आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चाहिए तो उसके बेसिस पे ही आपको वो आपको फॉलो करना है, और ये सब अवॉइड करना है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अलग से कुछ फिल्टर्स लगा रहे हो। जैसे कि उनको अपन बोलते हैं गोल्डन पैरामीटर्स, तो गोल्डन पैरामीटर्स भी जनरली जैसे कि आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अपन लेते हैं ना, तो उसमें आपको मेंशन करना है कि दीज आर द गोल्डन पैरामीटर्स
मतलब जो भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो उसके ये गोल्डन पैरामीटर हैं और उस गोल्डन पैरामीटर पे हमको अप्रूवल चाहिए, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज़ है कि आपको ये 10 डेज रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है हमेशा, कि ऐसा ना हो कि ऑटो जनरेटेड सीआरएसी हो जाए आपका। हमेशा ध्यान रखना है कि देखो जैसे भी कोई मटेरियल आया, विद इन 24 आवर्स आपका पीआरसी होना चाहिए, प्रोविजनल रिसीप्ट सर्टिफिकेट। मतलब आप उसको देख लोगे कि ये हाँ फिजिकली इंस्पेक्ट करके कि ठीक है। अब टेक्निकली उसको यूज करने के लिए आपके पास 10 डेज हैं, 10 डेज में आप उसको टेक्निकली पूरा एनालिसिस करिए और विद इन 10 डेज आपको सीआरएसी जनरेट करना है। ठीक है, ऐसे ही पेमेंट का है कि 10 डेज के बाद आपको पेमेंट प्रोसेस करना ही है, वो आप जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। और अगर आपके पास कोई भी मटेरियल में कुछ गड़बड़ाई कुछ आया तो आपके पास इंसिडेंट मैनेजमेंट रहता है, उसके थ्रू आप उस पोर्टल पे इंसिडेंट रेज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे प्रॉपर चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट पोर्टल पे जाएंगे और डिस्कस करेंगे क्या क्या है। सर। जी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर एक मॉर्निंग। बार प्राइमरी और सेकेंडरी सेकेंडरी बायर एक बार बता दिए, प्राइमरी बायर में कौन कौन से चीफ ऑफिस आता है या फिर डिवीजन ऑफिस आता है नहीं सर? नहीं नहीं, ऑफिस नहीं आता है, प्राइमरी बायर, प्राइमरी यूजर होता है, बायर नहीं होता है। प्राइमरी प्राइमरी यूजर। यूजर जो है वो होता है चीफ इंजीनियर खुद। जी सर। ठीक है, और सेकेंडरी यूजर यस होते सर। हैं अंडर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी होंगे वो सेकेंडरी यूजर्स होंगे। ठीक है, ओके सर। जनरली जो मॉनेटरी सीलिंग से जो आपका पावर डेलीगेट किया गया है उसके बेसिस पे कोई भी परचेस कर सकता है, जिसको चीफ जी। इंजीनियर चाहेगा ना वो परचेस करेगा। जी सर। तो उसमें ऐसा ओके सच ऐसा नहीं कि डिवीजन ही करेगा कि सब डिवीजन ही करेगा। ठीक है, यस। ऐसा कुछ नहीं है, यस। बट जो रोल असाइन किया गया है प्राइमरी यूजर के थ्रू, तो उसके बेसिस पे कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है जो रोल असाइन प्राइमरी यूजर ने किया है उसके बेसिस पे। ये जी। सिंपल आपका पोर्टल है। ठीक है, इसमें डैशबोर्ड होता है ना। डैशबोर्ड में क्या होता है, जो आपने प्रोडक्ट्स पहले परचेज किए हैं, सर्विसेज परचेज किए हैं, उनका सब कुछ आइटम्स रहते हैं, ये सब चीजें रहती हैं। माय डैशबोर्ड में क्या है, प्रोडक्ट ऑर्डर, सर्विसेज ऑर्डर, डिमांड कोई सी क्रिएट किए, बिल, ये इंसिडेंट जो मैं बता रहा था, पोस्ट ऑर्डर जो आपके पास मैंडेट रहता है उसमें ये सब चीजें आती हैं। सबसे पहले आपको प्राइमरीली क्या करना है स्टार्टिंग में, तो ये आपके पास ऑप्शन है। जैसे अपने देखो इसमें लॉगिन किया था ना, अभी मैंने हटा दिया है वो। देखो प्रोडक्ट में ये तीन चीजें हैं, प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट, सर्विसेज और आरसी प्रोडक्ट। फॉरवर्ड ऑक्शन में अगर आपने कोई सा ऑक्शन किया, फॉरवर्ड ऑक्शन आप लोग पढ़ोगे अभी, जो टीएनपी ऑक्शन वगैरह अपन करते हैं ना, तो उसमें ये रहता है। फॉरवर्ड ऑक्शन आजकल जेम के थ्रू आसानी से हो जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। और ये एमएसएमई के थ्रू है। ये आपका अगर आपने कोई सी बिड क्रिएट की है तो बिड की लिस्टिंग यहाँ पे होती है। और ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब अपन रिपोर्ट की बात करें, मार्केट की बात करें, कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो मार्केट, सिंपल मार्केट पे क्लिक करोगे, ये कैटेगरी है, रेडी कैटेगरी है, उसका स्पेसिफिकेशन है, या कोई हमको प्रोडक्ट चाहिए, जैसे हमको क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर सिंपल सर्च करोगे आप। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर प्रिंटर है ना। तो इसमें जैसे ये है A3 का कोई सा 50,000 से नीचे वाला प्रिंटर। जैसे हम लोगों ने देखा था कि तीन चीजें हैं, या तो लेस देन 50,000 होगा, तो लेस देन 50,000 में आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। ग्रेटर देन 50,000 बट लेस देन 10 लाख, तो आप उसके लिए आप L1 परचेस कर सकते हो। और लास्ट है आपका ग्रेटर देन 10 लाख, तो उसमें आपको कंपल्सरीली बिड करना है। देखो ये क्या है, मिनिमम लिमिट है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है इसके, जैसे 50,000 से कम वाले में भी बिड कर सकते हो अगर आपको करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मिनिमम बिड, जैसे एचपी का ये कंप्यूटर आपको परचेस करना है तो सबसे पहले, मतलब एचपी नहीं, कोई सा भी कंप्यूटर हो, ठीक है, सबसे पहले आपको कंसाइनी सेलेक्ट करना है ना, क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। पहला स्टेप आपका यही है, और सर्च करना है। ठीक है, सर्च किया, अब आपके पास ऑप्शन है इंडेंट ऑफ बायर।
है ना। तो ये तो डायरेक्ट परचेस है, तो ये तो कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये मेक इन इंडिया, ये कंपलसरी है। ये गोल्डन पैरामीटर्स होते हैं, देखो, ठीक है। गोल्डन पैरामीटर्स, देखो कोई सा प्रिंटर ही नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये गोल्डन पैरामीटर्स हैं जिससे L1, ये गोल्डन कलर के रहते हैं ना, इनको गोल्डन पैरामीटर्स बोलते हैं। इनको आप चेंज कर सकते हो, मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो आप चेंज कर करके कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करना हो तो ये सब चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें BIS का है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टोर कौन सा चाहिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर कौन सा चाहिए, मोनोक्रोम कौन सा चाहिए, और जो भी गोल्डन पैरामीटर्स हैं उनके थ्रू आप इसको शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हो। अब ज्यादा अपन गोल्डन पैरामीटर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उनको लेस देन 50,000 चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब आपके पास लेस देन 50,000 में ये दो प्रोडक्ट हैं, देखो, एक ये है और एक ये है। देखो, और किसी में आपका ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ दो में आ रहा है क्योंकि लेस देन 50,000 है। डायरेक्ट इसको परचेस करना हो तो चाहे इसको करना है तो इसको भी कर सकते हो। लेस देन 50,000 में जरूर नहीं है L1 ही करना है, कोई सा भी कर, जैसे ये करना है आपको तो ये कर लीजिए। ठीक है, स्लो चल रहा है क्या? ठीक है, अब ये आपके पास इंटेंट ऑफ बाइंग आ गया। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट परचेस करना है, लेस देन 50,000 है, डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये किया, कंफर्म किया, ये। अब इसमें ध्यान रखना, जब भी कार्ट में आपके पास कोई भी प्रोडक्ट ऐड होगा वो मैक्सिमम 10 डेज तक हो सकता है, तो उसको 10 दिन में, जनरली हम लोग क्या है, जो भी पर जो भी अप्रूवल लेते हैं उसको पहले आप कैट ऐड टू कार्ट करिए। अब इसके गोल्डन पैरामीटर्स निकालिए, या तो एसी के लिंक ऐड कर दीजिए, जो भी लिंक ऐड करके उसके बेसिस पे ही आपको अप्रूवल लेना है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Rule 149 of GFR provides that while making procurement through JAM, procuring authorities will be certified the reasonability of rates। मतलब जो भी बायर होगा आपको reasonability of rates को सर्टिफाई करना है। Have you or competent authority for this procurement certified that rate reasonability as per GFR। आपको जो भी, आप इसलिए बोलते हैं जब आप अप्रूवल लो तो वो उसमें नीचे लाइन लिखते हैं ना कि रेट हैज बीन फाउंड टू बी रीजनेबली करेक्ट, तो वो लिख के ही करना है आपको। देखो लिखा है, देखिए, यस, रेट रीजनेबिलिटी हैज बीन सर्टिफाइड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, डिलीवरी डेट चेंज कर सकते हो इसमें, रेफरेंस नंबर, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन कुछ देना हो, परचेस रिक्वेस्ट नंबर, कुछ आपके पास रिक्वेस्ट आई है तो वो आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू कर दोगे, कंटिन्यू करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। ये ऑप्शन प्रॉपर फिलफिल करना है, ठीक है। सबसे पहले डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। देखो मैं ये पूरा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जो जैसे 50 लोग हैं, 50 में से 10-20 लोग ही डायरेक्ट इस पे काम कर रहे हैं, बाकी 30 लोग नहीं कर रहे हैं, तो सबको थोड़ा सा पता चलेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ये सबका सेम है ना, फाइनेंशियल डिटेल्स है। जो आपको L1 किसी में भी करना है, ये सीट सबकी सेम रहेगी, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये डेजिग्नेशन आप जिसके थ्रू अप्रूवल ले रहे हो, चीफ इंजीनियर के थ्रू ले रहे हो, चीफ इंजीनियर लिखोगे, डिप्टी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिख रहा है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखोगे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जनरली अपने यहाँ दोनों सेम रहते हैं तो दोनों लिख सकते हो। GST इनवॉइस किसके नाम पे करना है, कंसाइनी के नाम पे, बायर के नाम पर, एज पर योर चॉइस, जनरली कंसाइनी के नाम पे करते हैं हम लोग। अब इसमें आप फाइल नंबर डाल सकते हैं इसमें, IFD कॉन्करेंस में, ठीक है। फाइल नंबर आपका जो होगा वो आप डालोगे। इसमें जनरली क्या स्पेसिंग नहीं लेती है, जैसे कोई भी फाइल नंबर है ना, जैसे ये कुछ भी आप फाइल नंबर डालोगे, इसमें बेसिक चीज है कि अगर स्पेसिंग आई ना, ये CV और EV के बीच में, तो ये नहीं लेगा, तो इसको हमेशा इसको अगर कोई फाइल नंबर में स्पेस है ना तो उसको आप डिलीट कर दीजिए स्पेस को। IFD डायरी डेट, जो जिस डेट में आपको अप्रूवल मिला है। अब DDO कोड आपके पास, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो DDO कोड रहेगा। DDO कोड के बाद PD कोड रहता है, पर ग्रांट नंबर रहता है, 062 होता है। हेड का आप लोगों ने एक लेक्चर पढ़ा होगा ना, चार्जेबल हेड, बजट बजट वाला,
तो उसमें सब चीज़ें आती हैं, वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। ग्रांड नंबर 062 होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है, कैटेगरी क्या है, बोटेड कैटेगरी रहती है। तो पहले ये फंड ब्लॉक होगा, यहाँ पे आपको जो अप्रूवल है उसको अपलोड करोगे और फिर कंटिन्यू करोगे, बाकी आगे ओटीपी ओपीटीपी डाल के या आप सिंपली ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। ये था लेस देन 50,000 का, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? लेस देन 50,000 में डायरेक्ट परचेस करने में सिंपल आपको सर्च करना है, ऐड टू कार्ट करना है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पुटअप करनी है और आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, परचेस करने से पहले आपको पहले अप्रूवल लेना है। तो अप्रूवल लोगे तो उसमें हेड भी पहले से डिसाइड हो जाएगा किस हेड में करना है। जैसे कोई डिजिटल इक्विपमेंट में करना है, एमएनडी में करना है, मशीन एंड इक्विपमेंट्स, कोई चीज़ आईसीटी में करना है, तो वो चीज़ आपको प्रॉपरली पहले ही प्लान करके, अपना एक ऑर्डर भी है सीडब्ल्यूसी का, वो लोग शेयर कर देंगे हम लोग। तो उसमें भी आपको स्पेसिफाइड रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस हेड में आपको परचेस करना है जनरली। तो वो प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो, नहीं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पावर ओई में ज़्यादा है तो सब ओई ओई में परचेस कर रहे हो। तो ये चीज़ें प्रॉपर आप स्पेसिफाइड रहेंगी, उसी बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। ये प्रतीक सारस्वत, ये कहाँ घूम रहे हो? म्यूट है तुम्हारा। सर मैं साइट पे था सर, वो सर्वे कर रहा अच्छा, था, वो ही तो उसके आइटम्स देख रहा था तो सर मैं ट्रेनिंग में सर्वे कर रहे हो? वो सर अब भेज रखा है सर, अब क्या करें सर। ट्रेनिंग में तो सब चीज़ अवॉइड करना है। जनरली आप लोग बोल सकते हैं कि जो भी अब ट्रेनिंग है ना, प्रॉपरली अटेंड करिए, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बिल्कुल सर। एमसीटीपी है, इंडक्शन तो है ही, तो एमसीटीपी है, तो इसमें आप लोगों को जितना हो सके उसको प्रॉपरली सीरियसली अटेंड करना है। नहीं ठीक सर, है। मैं सीरियसली कर रहा था सर, मैं क्या इसीलिए सुबह सर्वे करने चले गया था, मैं फिर अच्छा, अभी इसीलिए बैठा हुआ सर मैं। ठीक है, जी कोई सर। बात नहीं, कोई चलता है, ठीक है। ठीक है, ये था आपका जी सर। डायरेक्ट परचेसिंग, है ना। तो अब अपन बात करें, एक सेकंड। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ठीक है, एक तो ये 144 सेक्शन के जो भी आपके पास रेट रीजनेबिलिटी है वो आपको खुद सर्टिफाइड करना है ना। और ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस आपका प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि सैंक्शन होना चाहिए प्रॉपर, AANES बोलते हैं ना हम लोग, जो सिविल वर्क में है या किसी भी उसमें, AANES आपका होना चाहिए। बजट हेड प्रॉपरली मैप्ड होना चाहिए ना। इंश्योर फंड्स आर मैप्ड टू द करेक्ट हेड टू अवॉइड पेमेंट डिले, क्योंकि बाद में पेमेंट डिले हो जाएगा। अलग हेड में अलग हेड में किया था, अकाउंट्स वालों ने बिल वापस कर दिया, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है। और मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी परचेसिंग कर रहे हो तो उसको आप अमेजन से, ओईएम साइट से, मतलब ऐसा ना हो एकदम से डबल हो जाए, ऐसा ना हो, क्योंकि जेम पे थोड़ा सा कॉस्टली तो मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को वो अवॉइड करना है। अब एक और चीज कि अब आप हर चीज आप डायरेक्ट परचेस करना चाहें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, नो स्प्लिटिंग। ठीक है, कभी भी आपको प्रॉपरली ऐसा ना हो कि 1 लाख की कोई चीज खरीदना, दो अलग अलग खरीद लो। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सब चीजें ना अभी जब भी आप जेम में लॉगिन करोगे ना, मैं एक बार लॉगिन करके बताऊंगा, उसमें एक एक चीज रिपोर्ट्स बनती है, और ये रिपोर्ट्स लाइफ टाइम काम आएंगे आपके। कभी भी आपका, जब भी आप जब भी कोई भी इंक्वायरी हुई, ऑडिट हुई, तो उस केस में आपके पास आपकी आपके खिलाफ रिपोर्ट तैयार रहेगी, डॉक्यूमेंटेशन तैयार रहेगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई कुछ भी बोले, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद ही चीजें एग्जीक्यूट करना है। तो स्प्लिटिंग नहीं करना है, एवेल्यूएशन प्रॉपर करना है, टेक्निकल स्क्रूटनी, मतलब टेक्निकल कुछ ऐसे फिल्टर्स नहीं, गोल्डन पैरामीटर्स नहीं लगा देना है कि वो है ना। प्रॉपर वेरिफिकेशन करना है, अगर आपके पास
बिड है तो बिड में डॉक्यूमेंट आप चेक करते हो, एमएसएमई सर्टिफिकेट, ईएमडी के लिए वो दिया है, टर्नओवर के लिए अगर कोई दिया है तो ऑथेंटिसिटी आप प्रॉपर जस्ट बेस्ट पॉसिबल हो सके वो आपको चेक करना है, उसके बेसिस पे ही आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये अपने अभी देखा था कि लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट में जाके आप चेयर या जैसे हम लोगों ने भी प्रिंटर खरीदा था, प्रिंटर खरीदोगे, कंसाइनी चेंज करोगे, आपके पास जो गोल्डन पैरामीटर्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। वो चेंज करने के बाद आप प्रॉपर उसको प्रोसीड टू चेकआउट करके डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। यहाँ पर रेट रीजनेबिलिटी सर्टिफिकेट दोगे, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन कुछ देना हो तो दे सकते हो। ये आपके पास फाइनेंशियल डिटेल्स है वो आप फुलफिल करोगे और यहाँ से आपको डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका बेसिक ना। तो इसका बेसिक यही था कि लेस देन 50,000 में आप कर सकते हो। जो प्रोडक्ट ऐड किया है वो 10 डेज के लिए आपके पास रहेगा। अब एक और चीज है, डायरेक्ट परचेसिंग में मल्टीपल कंसाइनी अलाउड नहीं रहते हैं ना। जब हमेशा ध्यान रखना है ये चीज, जब वो करोगे तो आपको मल्टीपल कंसाइनी आप नहीं कर सकते। अब सेकंड है L1 परचेस। ठीक है, L1 परचेस हमने देखा था कि ग्रेटर देन 50,000 टू 10 लाख। ठीक है, यहाँ तक आप डायरेक्टली जो भी लोएस्ट वन होगा जेम पे अवेलेबल, तो उसके बेसिस पे आप उसको परचेस कर सकते हो। इसमें 333 का रूल है, 3 डिफरेंट रेट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट ब्रांड। मतलब ओईएम भी सेम नहीं होना चाहिए और सेलर भी सेम नहीं होना चाहिए, तीनों चीजें हैं। रेट भी तीनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, 3 डिफरेंट ओईएम होना चाहिए, मतलब एचपी के 3 नहीं करना है। सेलर भी 3 भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। ये तीनों चीज रिक्वायरमेंट आ गई तो आप पहले कंपेयर करोगे, कंपेरिजन शीट डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप परचेस करोगे। ये अपन यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट डेमो भी करेंगे। जैसे चेयर है, कोई सी चेयर खरीदना है आपको, वही आप मार्केट में जाओगे, कैटेगरी में चेयर जाओगे, चेयर परचेस करोगे, है ना। चेयर परचेस करना है, या जैसे इन लोगों ने एसी परचेस किया है। आप ये आपके पास गोल्डन पैरामीटर्स हैं, गोल्डन पैरामीटर्स में आप जो भी आपका फिल्टर्स लगाना है वो लगा सकते हो। इन केस ऑफ डिफिकल्ट एरिया वाला फिल्टर है ना, जो उसमें नॉर्थ ईस्ट में कई जगह पे लगता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में लगता है, तो ये फिल्टर भी लगा सकते हो। क्योंकि वहां पे दिल्ली का आदमी डिलीवर करने में ही डबल, जैसे 25,000 का एसी खरीदा, डिलीवरी चार्जेस आपके 20,000 हैं, तो उस केस में ये फिल्टर वो स्पेसिफाइड रहता है कि किस लोकेशन पे अप्लाई है, उस लोकेशन पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको प्रॉपर जो भी आपके टेक्निकल फिल्टर्स हैं वो आपको फुलफिल करना है। उसके बाद अभी अपन लोग देखते हैं क्या करेंगे। सर हाँ, सर एक तो सर आप एक बार वो ओ ई एम बी और सेलर वाला वो रिपीट कर दीजिए सर। मैं ओ ई क्या बता होता रहा है? हूँ। हाँ, ओईएम होता है जो ब्रांड वो- जो होता है ना, और हाँ ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, जैसे एचपी है वो ओईएम है। ठीक है, जैसे यस एसी सर। परचेज करना है हमको, यहाँ देखते हैं ना, ये पूरा ही लिख देता हूँ। ये स्प्लिट एसी परचेज करना है आपको। ठीक है, तो ये है स्प्लिट एसी, ये फ्लोर माउंटेड है, कोई सा भी है। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट कंसाइनी सिलेक्ट करना है। जैसे हमको 10 एसी परचेस करना है तो 10 एसी आपने सिलेक्ट कर लिए, फ्लोर माउंटेड है, चलो यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, सबसे पहले आपको कंसाइनी सिलेक्ट करना है ना। अब आपको यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो, जैसे कि आपने मेक इन इंडिया लगाया, ठीक है, ये कंपलसरी है। एमएसएमई वो भी कंपलसरी है। ठीक है, कि टोटल जो प्रिक्योरमेंट है उसका 25% कंपलसरी है कि आप एमएसएमई से परचेस करो। ठीक है, स्टार्टअप का लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन जनरली हम सर लोग गोल्डन टोटल पैरामीटर्स लगाते हैं। ठीक है, गोल्डन सर पैरामीटर्स आप लगाओगे जी। 3 स्टार एसी चाहिए भैया हमको। ठीक है, और क्या पैरामीटर्स लगाओ, वारंटी चाहिए हमको ज़्यादा।
तो वारंटी जैसे अभी ये 3 ही बचे है ना, पर एक ही कंपनी के बचे, तो इसको मुश्किल है। जैसे ये है OEM है ना, ऑनरिक का है, ये भी ऑनरिक का है, ऑनरिक का, ये तीनों कंपैरिजन नहीं होगा। जैसे कंपेयर किया इसको एक को, ये देखो देखो, कैन नॉट ऐड टू कंपेयर फ्रॉम सेम सेलर और सेम OEM। ठीक है, ये ध्यान रखना है यस सर। हमेशा, ये होगा ही नहीं है ना, आप समझ गए ना। जी सर। ठीक है, सेम कंपनी का हाँ था मतलब तीन तो एक सेम कंपनी का वो प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, वो ईएम हाँ वो हाँ है सर। हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी ये फिल्टर हम कम करते हैं कोई सा, इसको हटाते हैं अभी। ठीक है, और डिफरेंट ऑन रेक का ही कुछ और देख लेते हैं ना, चेयर देख लेते हैं, Sir, कौन सी चेयर। sir, हाँ one more doubt, sir. जी जी। Recently, we have taken approval for procuring of air coolers for site, sir. हाँ While यस। doing L1, I got only two brands, so I am unable to make the L1. So, but the site requires air coolers during the summers. What is the procedure I need to follow now? एयर कूलर, Yes, sir. एयर कूलर कौन सा है। Cooling इवेपोरेटिव, first ones. फर्स्ट, Yes, डायरेक्ट इवेपोरेटिव। that only will comes. ठीक है, ये है एयर Yes, कूलर है। ये आपको जैसे कि 50 खरीद लेते हैं। ठीक है, कितना खरीद रहे हो तुम लोग। 25. 25 खरीद लेते हैं, 50,000 तो ऊपर ही आएगा वो तो। ठीक है, अब आप इसमें भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट चाहिए, वो रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हो। सपोज करो ये जो है वही करना है अपन को। ठीक है, तो राज का ये सब अलग अलग है ना, आ जाएंगे देखो। no, एक sir. For my consignee, I am getting only two brands, Fiber and Raj. The RR is not coming, sir. तो इसमें ऑप्शन रहता है इनवाइट सेलर करिए, ये ऑप्शन है इनवाइट सेलर करके, एक दूसरे डलवा दीजिए। अच्छा, ये है ना, ऑप्शन है हाँ ना सर, इनवाइट सेलर। हाँ यहाँ सर, से कर, हाँ, जैसे राज है, ये L1 है ना, हाँ सर, वाइपर है और RR है, ये तीनों हो गए। ठीक है, तीन कंपैरिजन हो गए, अब इस पे कंपेयर पे क्लिक करोगे, ये आपके पास आ गया देखो। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि आपके पास दो हैं, दो डिफरेंट सेलर हैं देखो, दो L1 है, अब इसमें से आप दोनों में से कुछ भी परचेस कर सकते हो। इसके आपके पास चॉइस रहेगी, ये दो सेलर हैं, भले कंपनी एक है बट सेलर दो हैं, तो उसमें से आप जो, अगर कुछ है तो मतलब आपको कोई लोकल सेलर चाहिए, कुछ चाहिए, तो यहाँ से आप दो में से कंपेरेटिवली आप किसी भी को परचेस कर सकते हो। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, बायर कैन मेक डायरेक्ट परचेस अंडर L1 परचेस मोड फॉर टोटल वैल्यू अप टू 10 लाख, है ना। और इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल, जैसे अपन गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं ना, उस केस में आप वो डायरेक्ट परचेस कर सकते हो विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट। ठीक है, बियॉन्ड दिस लिमिट वायर हैज टू यूज बिड, RA के थ्रू आप कर सकते हो। अगर आपको अदर देन L1 करना है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहता है कि आप बिड कर दो। ठीक है, आप बिड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल ऑप्शन रहता है देखो, जैसे ये आपके पास ये आया है, तो इसको पहले से इसको डाउनलोड करना है ना, ये आपके पास रहेगा, इसको डाउनलोड करोगे आप, फिर आप ऐड टू कार्ट, इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, ये ऐड टू कार्ट किया, डायरेक्ट परचेज किया। अब जो पहले अपना जो ऑप्शन थे, वही ऑप्शन के थ्रू आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, ये भी, ये देखो कंपैरिजन शीट इसमें आ गई, इस कंपैरिजन शीट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये चारों कंपैरिजन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट परचेज करके जो अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट, जो पहले अपने लोगों जो उन लोगों किया था, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। ये क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी
चेक किया था उसके बेसिस पे हम लोग L1 ऐसे परचेस कर सकते हैं। ज्यादातर लोग कर रहे होंगे लेकिन फिर भी। ठीक है, एक और चीज है कि जहां जहां लिखा आता है ना कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर एचओडी, एचओडी लिखा आता है ज्यादातर। हेड ऑफ डिपार्टमेंट में एचओडी लिखा आता है। इन केस ऑफ जेम प्राइमरी यूजर जो है ना वही एचओडी है। तो जो भी आपके पास पीएसी का सर्टिफिकेट है या बीओक्यू के लिए आपको या कस्टम बिड के लिए जो आपको परमिशन लेना है, वो परमिशन आप ले सकते हो थ्रू प्राइमरी यूजर, मतलब चीफ इंजीनियर इज द एचओडी इन केस ऑफ जेम। जेम के केस में चीफ इंजीनियर एचओडी रहता है। तो आप उसमें कोई सी भी परमिशन लेना हो तो आप थ्रू चीफ इंजीनियर आप ले सकते हो। मॉनेटरी सीलिंग अलग है, ठीक है, मॉनेटरी सीलिंग एज पर डीएफपीआर ही चलेगा। लेकिन इन केस ऑफ कोई जेम रिलेटेड कोई परमिशन लेना है, जैसे कि पीएसी, कोई पीएसी होता है ना, पीएसी समझते हो ना? अगर कोई पर्टिकुलर प्रोप्राइटरी आर्टिकल्स आपको कोई खरीदना है ना, तो उस केस में आपको पीएसी के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीओक्यू बिड या कस्टम बिड। दो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो जनरली थोड़ा सा प्रॉपरली करना है इसको। कोई भी बिड, जैसे अभी सॉरी अभी अपना नॉर्मल बिड बचा है, बिड वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसको। बिड वाला भी डायरेक्ट करते हैं ना। ठीक है, अब आपको बिड करना है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो बिड में आपने देखा है जब मॉनेटरी सीलिंग ग्रेटर देन 10 लाख आएगा तो आपको बिड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिड करने के लिए वही मार्केट में जाना है, प्रोडक्ट पे जाना है। अभी क्या महंगी चीज क्या खरीदें, पीसी वगैरह खरीद सकते हैं, और क्या खरीद सकते हैं, एसी देख लेते हैं ना, क्वांटिटी बढ़ा देंगे। प्रेसिशन एयर कंडीशनर कूलिंग इक्विपमेंट में ही है, कुछ है ही नहीं है। पैनल, स्प्लिट एसी, फ्लोर माउंटेड है, मल्टीपल स्प्लिट सिस्टम, एयर कंडीशनर, एयर टू हीट पंप, बीआरएफ है, डक्टेड, कोई डक्टेड एसी ये भी नहीं है अवेलेबल। कंप्यूटर ही देख लेते हैं, हाई एंड कंप्यूटर डेस्कटॉप। सबसे पहले आपको कंसाइन सिलेक्ट करना है, 50 कंप्यूटर खरीदना है। वोल्टेक इसमें भी आ गए। ये कितना है, 25 लाख हो गया। ठीक है, तो गोल्डन पैरामीटर्स कुछ नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट आपको बिड करना है। कंपैरिजन है, 2.5 लाख है क्या? 4,29,000, नहीं नहीं ज़्यादा है। कंपैरिजन क्यों आ रहा है? 3,50,000 ज़्यादा आ रहा है ना। ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है, गोल्डन पैरामीटर्स सभी वही रख देते हैं। यहाँ पे गोल्डन पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो, कोई सा भी हो। ठीक है, कोई सा भी, इसमें आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो ना।
रीसेलर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बिड है। तो आप देखो, न्यू करना, ये देखो ये आ गया आपके पास बिड का ऑप्शन। बिड में कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बोल्ट्रिक हाई एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए विद 5 ईयर वारंटी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जो आपके पास है, देखो अब आपके पास यहाँ ऑप्शन है, देखो डू यू वांट टू प्रोसीड विद बायबैक, बायबैक का भी ऑप्शन है इसमें, तो वो आपको चाहिए तो नहीं चाहिए तो सेव कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, कंटिन्यू। ये बेसिक पैरामीटर किसी भी बिड के लिए है। अब बिड का ये देखो अपने एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये बेसिक पैरामीटर है, स्पेसिफिकेशन, कंसाइनी डिटेल, बिड डिटेल्स, ईएमडी, स्प्लिटिंग, टर्म्स एंड कंडीशन एंड वेरिफिकेशन। ये बेसिक स्टेप्स हैं किसी भी बिड के लिए। आप क्लिक करोगे, सपोज करो ये कंसाइनी अगर आपको चेंज करना है, नहीं करना है, तो देखो सिंपल, मैक्सिमम डिलीवरी डेट 15 दिन का है। अगर कंसाइनी इसमें मल्टीपल कंसाइनी चेंज करना है या इसको एडिट करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सिंपल यहाँ क्लिक कर दोगे, ओके करा, ठीक है, कंटिन्यू करोगे। ये आपके पास ऑप्शन आ गया। अब मिनिमम बिड ड्यूरेशन इन केस ऑफ, देखो जैसे मैंने 5 किया, ये लिखा आ गया, अच्छा 5 में हो गया। मिनिमम हमको बिड ड्यूरेशन 10 डेज रखना है, ठीक है। वो क्योंकि 10 डेज से कम रखोगे तो आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप 10 डेज, 21 डेज, अगर इन केस ऑफ कस्टम बिड करोगे तो उसमें मिनिमम 21 डेज रखना है। नॉर्मल बिड में ये सर्विसेज हर केस में ये सब सेम है। देखो ये क्रिएटिंग ऑफ बिड जो है ना, वो सब सभी केस में, चाहे इन केस ऑफ सर्विसेज बात की जाए, कस्टम बिड बात की जाए, बीओक्यू बिडिंग बात की जाए, ये सब का सेम है, ठीक है। ये आपको स्टेप्स फॉलो करने ही हैं। बिड ऑफर वैलिडिटी जनरली अपन 6 मंथ का रखते हैं, 180 डेज का, ठीक है, क्योंकि कभी अप्रूवल लाने में इसमें टाइम लगता है। अब टाइप्स ऑफ बिड, अब ये दो टाइप का रहता है, एक सिंगल पैकेट रहता है और एक 2 पैकेट रहता है। सिंगल पैकेट में क्या है, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड दोनों एट ए टाइम आप ओपन कर सकते हो। इन केस ऑफ 2 पैकेट सिस्टम आपको पहले टेक्निकल बिड ओपन करना है, फिर टेक्निकल का जो भी रिस्पॉन्सिव हैं, क्वालिफाइड एंड डिसक्वालीफाई हैं, वो सब आपको क्वालिफाइड को क्वालिफाइड करना है, डिसक्वालीफाई को डिसक्वालीफाई करना है, क्लेरिफिकेशन मांगना है, क्लेरिफिकेशन मांगोगे और फिर उसको आगे रन करोगे टू, मतलब फाइनेंशियल बिड ओपन करने के लिए। और सिंगल पैकेट में क्या होता है, सब एक साथ होता है। पहले नंबर ऑफ बिडर आ गए, बिडर आने के बाद आपको सिंपल जैसे कितने भी बिड आए, 200 500 1000 आए, अब सिस्टम रन करेगा उसको, 10L1 सिस्टम रन करेगा, 10 10L1 सिस्टम रन करेगा। उसके बाद क्या होगा कि 10 में से आपको फिर टेक्निकली चेक करना है उनको, कोई क्वालिफाइड है या नॉन क्वालिफाइड है, तो उसको प्रॉपर चेक करोगे। उस चेक करने के बाद आप उसको मतलब या तो क्योंकि किसी को भी ना ऐसे डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, उसको उससे क्लेरिफिकेशन मांगना पड़ेगा। क्लेरिफिकेशन मांगने के बाद आपको अभी इसमें आएगा कि कितने दिन देने हैं आपको क्लेरिफिकेशन के लिए, तो 2 डेज मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और एक और डिसएडवांटेज है, मतलब एडवांटेज भी है, सिंगल पैकेट में क्या रहता है, सिंपल आप सिंगल एट ए टाइम आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट इसमें आप आरए नहीं कर सकते, रिवर्स ऑक्शन नहीं कर सकते। एक बार बिड हो गई उसी को कर सकते हो, ठीक है। ना तो आप आइटम बाई एवेल्यूएशन कर सकते, जैसे आपने 10 चीज खरीदी कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर भी खरीदा और भी कुछ सेटअप किया, किसी क्लासरूम के लिए पूरा सेटअप फाइंड आउट किया, है ना, पूरा, तो उस केस में आपको डबल पैकेट 2 पैकेट ही करना है, ठीक है। क्योंकि उसमें आइटम वाइज एवेल्यूएशन भी नहीं होता है, क्यूसीबीएस भी नहीं होता है, एलसीबीएस भी नहीं होता है। क्यूसीबीएस मतलब क्वालिटी, क्वालिटी बेसिस पे, मतलब टेक्निकल के भी उसमें कुछ मार्क्स रहते हैं, है ना। और लीस्ट कॉस्ट मेथड के थ्रू भी नहीं कर सकते। तो जो अगर स्पेसिफाइड कुछ करना है तो 2 पैकेट सिस्टम करोगे, नहीं तो सिंगल पैकेट सिस्टम करोगे। देखो 2 पैकेट में ऑप्शन है, डू यू वांट टू टेक दिस बिड टू आरए,
पोस्ट टेक्निकल एवेल्यूएशन। टेक्निकल में जो क्वालिफाइड हो गए तो उसको बिड आरए कर सकते हैं, मतलब रिवर्स ऑक्शन कर सकते हैं। अब अपने पास L1 बिड आ गया 100 का, अब फिर उसका ऑक्शन होगा। कोई L2 वाला बोल रहा है मैं 98 ऑफर करूंगा, तो 98 को मिलेगा। और फिर L1 के पास फिर ऑप्शन रहेगा उसको रिड्यूस करने का। जब तक वो मिनिमम नहीं होता ना, तब तक ये करते रहते हैं। लिखा है, ये लिखा है टाइम टू अलाउ, देखो सिंगल 2 पैकेट में, ठीक है। टाइम टू अलाउ टू द सेलर फॉर टेक्निकल क्लेरिफिकेशन। अगर टेक्निकली वो कुछ डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो उसको आप 2 दिन का समय मिनिमम रहेगा, उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो। जनरली हम 2 दिन का ही समय कंसिडर करते हैं। बिड एस्टिमेट वैल्यू, अगर आपने मार्केट से कोई कोटेशन लिया है तो वो कर सकते हो, जेम के थ्रू किया है तो यही रख सकते हो। ये लिखा है डू यू वांट टू डिस्प्ले बिड एस्टिमेट, यस और नो करना है, डिपेंड करता है आपने कैसा परमिशन लिया है उसके बेसिस पे कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉस्ट को इसमें इंक्लूड करना है कि नहीं करना है तो वो कर सकते हो। एएमसी को करना है कि नहीं कर सकते वो भी कर सकते हो। इंस्टॉलेशन का, क्योंकि कंप्यूटर था तो इंस्टॉलेशन का भी कर सकते हो, ठीक है। आईटी से बेस्ड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिस पे, ये तो कुछ नया है। और भी जो भी आपके पास बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहेगी टेक्निकली, वो आप यहाँ पे फिलफिल कर सकते हो। जैसे 25 लाख का सामान खरीद रहे हो तो कम से कम उसके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, टर्नओवर कितना है, ये सब चीज़ें, कितना एक्सपीरियंस है ना। तो उस पर्टिकुलर ओईएम में टर्नओवर चाहिए तो वो चीज़ आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जेएम कंपलसरी करता है कि एमएसएमई को रिलैक्सेशन देना है कि नहीं, स्टार्टअप को देना है कि नहीं, या फिर गवर्नमेंट सेलर को ही आपको प्रेफरेंस देना है कि नहीं। तो ये चीज़ें भी हमको प्रॉपर पहले जैसे कि ये दोनों तो कंपलसरी है, ये गवर्नमेंट सेलर का ये लिखा हुआ है। अम, इसमें आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। इन केस ऑफ डिफेंस में जनरली हम ये लोग यूज करते हैं कि मिनिमम 50% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की हो, तो उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का सिस्टम रहता है, ठीक है। लेकिन एमएसएमई और स्टार्टअप आपको करना ही है। देखो जैसे इसमें करते हैं ना, यस करेंगे तो अब बोल रहा है वो कि रिलैक्सेशन में कंप्लीटली देना है। कंप्लीटली देना है किसमें, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, टर्नओवर, तो दोनों सेलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्टार्टअप में भी कंप्लीटली देना है तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, टर्नओवर, ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सेल अपलोड चाहिए आपको कि नहीं, नहीं चाहिए तो सीधा सिंपल कर सकते हो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, यस चाहिए तो डाल सकते हो डायरेक्ट। ये लिखा है इज प्री बिड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर इंस्ट्रक्ट, ये जनरली अवॉइड करना चाहिए इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स। पर कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है तो उसमें आप उसको कंपलसरी भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे इन केस ऑफ एनडब्ल्यू है, हमको कोई स्मार्ट क्लासरूम बनाना है तो हमको पूरा डेमो चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इंटरेक्शन इसको कंसीडर करते हैं। जनरली कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट में तो आप कंसीडर ना करो तो ठीक रहेगा। हाँ। हम्म, ये- हाँ ना, पास्ट एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए, एनुअल टर्नओवर चाहिए तो कर सकते हैं, है ना। पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए उसका, ठीक है। बिड एक्सटेंशन के लिए को नंबर ऑफ डेज फॉर विच बिड वुड बी ऑटो एक्सटेंडेड। देखो ये एक तो अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, कब, जब कोई बिडर नहीं होता है ना, अगर तो उसमें ऑटो एक्सटेंड हो जाएगी 3 दिन के लिए। अब इसमें लिखा है नंबर ऑफ ऑटो एक्सटेंशन, कितना, एक दो कितना करना है तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे अगेंस्ट 9(4) सेक्शन कहाँ बच गया। नो, 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 ये है ना। एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स, जो आपका एप्लीकेबल होगा उसके बेसिस पे ही करना है, यस कर दो उसको। कोई सेस लगाना है तो सेस भी लगा सकते हो, ये हटेगा कि नहीं।
ठीक है, अब यहाँ से आप सेव करोगे, प्लीज सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर, किया तो था, कहाँ बच गया, यस, नो कर देते हैं इसमें, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर, ये कहाँ ऑप्शन, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, पास्ट एक्सपीरियंस है ना, बिडर टर्नओवर, और दो तीन चीज़ें ओईएम ऑथराइजेशन, और तीन चार चीज़ें और चाहिए, सब कर सकते हो क्लिक। अगर सबको नहीं देना है तो देखो, अब इसमें क्या रहेगा, डू यू वांट टू शो डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय बिडर टू ऑल बिडर, किसी को आपने ऐसे ही तो बिना डॉक्यूमेंट के तो नहीं कर दिया, तो ये आपको शो करना रहता है। ठीक है, अगर नहीं किया शो, नो करना है तो प्रॉपर परमिशन लेना है उसकी। ठीक है, ये परमिशन रहती है, उसके बेसिस पे ही आप उसको हाइड कर सकते हो। ओईएम टर्नओवर कहाँ गया, ये तो है, 50 लाख कर देता हूँ। प्लीज सिलेक्ट ओईएम टर्नओवर डॉक्यूमेंट, नहीं लिया है क्या? हम्म, ठीक है, अगर आपने ओईएम का टर्नओवर मांगा है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट भी मांगना पड़ेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन था, कंसाइन डिटेल्स थी, बिड डिटेल्स, दोबारा आ गया क्या वही? नहीं जाएगा ना, प्लीज फिल द सी अप्रूवल अप्रूवल नो डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है, इसको यस करना पड़ेगा। फिर से चला गया क्या, फिर से करना पड़ेगा। बिड ड्यूरेशन आपको 10 डेज सेलेक्ट करना है, क्या हो गया इसमें, कुछ गड़बड़ हो गया। बिल वैलिडिटी 180 डेज, 2 पैकेट, रिवर्स ऑक्शन में नहीं चाहिए, क्लेरिफिकेशन के लिए 2 डेज, ये ठीक है, ये ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस नहीं चाहिए, एएमसी नहीं चाहिए, ये भी इंस्टॉलेशन कमीशनिंग नहीं चाहिए, आईटीसी बेस्ड एवेल्यूशन नहीं चाहिए, इसमें नो किया है। ठीक है, एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क कुछ ऐड करना हो कि ये इसमें कोई सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कुछ करना है तो वो आप कर सकते हो। अब आपको टर्नओवर चाहिए बिडर का तो वो कर सकते हो, सिमिलर एक्सपीरियंस मिनिमम हम लोग 3 साल का मांगते हैं, तो ओईएम टर्नओवर 50%, 5 लाख उसका वो होना चाहिए। ऑटो एक्सटेंशन के लिए एक बार ऑटो एक्सटेंशन करना है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम सेलर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए, एमएसएमई भी नहीं चाहिए तो बस जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं, अभी मैं कर रहा हूँ, यस करना पड़ेगा। एयर एक्सपीरियंस, बिडर टर्नओवर, ओईएम टर्नओवर, ओईएम ऑथराइजेशन, तीन चार और डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो, यस करना, फिर से वही आ गया। ठीक है, अभी इसमें क्या रहता है, ये सब चीजें आने के बाद एक ईएमडी रहता है, ईएमडी अप टू 5 लाख तक, डिपेंड ऑन यू, मतलब जनरली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, 5 लाख तक हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, 5 लाख से ऊपर रहेगा तो उसको कंसिडर करेंगे। पी जैसे परफॉर्मेंस गारंटी भी 5% हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, या स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे कि 25 कंप्यूटर्स चाहिए लेकिन एट ए टाइम नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर सकते हैं कि ग्रुप 1 में इतना चाहिए, या जैसे कि अपना वो है मल्टीपल कंसाइनी है तो कंसाइनी वाइज पांच पांच सब डिवीजन में चाहिए, तो वो स्प्लिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं अपन। एमएससी मेक इन इंडिया आपका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अदर्स टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड कोई सी आपके पास है कि नहीं, या कोई प्रिपेयर किए कि ये चीज़ हमको होना चाहिए, इसमें इतनी साइज का ही होना चाहिए, हमारे पास ये टेबल है तो इस टेबल में भी कुछ चेंज करना हो तो वो चीज़ करके आप जनरली बिट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि देखो इसमें जो सर्विसेज, सभी लोग हैं ना, यस सर। यस सर। देखो इसमें जो सर। सर्विसेज
या गुड्स का हुआ, जैसे कि L1 परचेसिंग हुआ, डायरेक्ट परचेसिंग हुआ, ये सब चीजें तो हम जनरली, चाहे गुड्स का हुआ सर्विसेज का हुआ, सेम रहेगा। अब मेन इंपॉर्टेंट है बीओ की बिडिंग या कस्टम बिडिंग। ठीक है, ये हम लोग कब करते हैं? बीओ की बिडिंग, कस्टम बिडिंग तभी करना है जब वो सर्विसेज जेम पे एज इट इज अवेलेबल ना हो। इन केस ऑफ एनडब्ल्यूए की बात की जाए तो इन केस ऑफ एनडब्ल्यूए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास व्हीकल का कोई टेंडर है, व्हीकल का टेंडर है तो हमको टाइप्स ऑफ व्हीकल भी बहुत सारी चाहिए, कुछ कॉल बेसिस पे चाहिए, कुछ बसेस चाहिए, जैसे आप लोग फील्ड विजिट पे जाते हो, बस का भी अलग है, 35 सीटर भी चाहिए, 20 सीटर भी चाहिए, 50 सीटर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, नॉन एसी भी चाहिए। तो कैटेगरी बहुत सारी हो गई, तो एक कैटेगरी एक सिंगल टेंडर में नहीं हो सकती, तो उसको हम लोग कस्टम बिड के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो जेम पे, तो उसको हम लोग करते हैं कस्टम बिड या बीओ की बिडिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसका बेसिक थियोरेटिकल देख लेते हैं, फिर हम उसको लाइव डेमो में भी देखते हैं। ठीक है, तो जो भी बीयू की बिडिंग करना है, तो बीयू की बिडिंग तभी आप कर सकते हो या कस्टम बिडिंग तभी आप कर सकते हो तब आपके पास जेम नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट हो। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो लोग भी हम लोग देखेंगे। तो अभी अभी इसमें देख लेते हैं कि बीयू की बिडिंग यूजफुल कब है, जब सेवरल लाइन आइटम्स, जैसे कि ये सेटअप बनाना है, लेक्चर देने के लिए सेटअप बनाना है, तो क्या चाहिए हमको? कंप्यूटर चाहिए, स्पीकर चाहिए, हेडफोन चाहिए, ये अपना वेबकैम चाहिए, ये सब चीज चाहिए। अब ये सिंगल उसमें ऐसे 10 सेटअप बनाना है, तो क्या करेंगे, तो हम बीओ की बिडिंग करेंगे, उसमें प्रॉपर सब एक पर्टिकुलर सेट कर देंगे, लेक्चर डिलीवरी जो भी आपके पास एक वो है, तो उसका सेट बंडल करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग उसको परचेस कर सकते हैं बाय सिंगल बिड के थ्रू। ठीक है, तो इसमें भी कुछ बेसिक हैं, बिडिंग में कोई भी होता है ना तो बेसिक रहते हैं, जैसे कि टोटल एवेल्यूशन वाइज भी आप, टोटल वैल्यू वाइज, जैसे कि आप, मैंने पास ये चार चीजें खरीदना है मेरे को, है ना, कंप्यूटर, ये कीबोर्ड भी कोई कस्टम मेड चाहिए, है ना, स्पीकर भी चाहिए, वेबकैम भी चाहिए। तो अब इसके एवेल्यूएशन जो होगा बिड का, वो या तो टोटल वैल्यू वाइज हो जाए कि पूरा 10 लाख का मिल गया, या फिर हो जाए, ऐसा होता है कभी कभी कि कोई प्रिंटर सस्ता दे रहा है, कोई वेबकैम सस्ता दे रहा है, कोई कंप्यूटर सस्ता दे रहा है, तो आइटम वाइज भी एवेल्यूएशन कर सकते हैं, या ग्रुप वाइज कर सकते हैं कि आपको, तो वो अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ही कस्टम बिड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बीयू की बिडिंग जो बल्क जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट है, वो आपको मैंडेटरी आपको पहले क्रिएट करनी है, उसके बेसिस पे ही फिर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना है, उसके बेसिस पे ही आपको कस्टम बिड या बीयू की बिड कर सकते हो। अब इसमें बीयू की बिड में क्या करना है, मिनिमम 21 डेज आपको देना है, जैसे मिनिमम इसमें 10 डेज दे रहे थे, कस्टम बिड में आपको मिनिमम 20 डेज देना है। और एक और चीज है कि इसमें जो अभी शायद ऐसा आ गया है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री सीपीएसई को मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कस्टम बिड के लिए, लेकिन अभी तक जो था उसमें 5 लाख तक कस्टम बिड के लिए मॉनेटरी लिमिट थी, 5 लाख से कम के लिए आप मॉनेटरी लिमिट आप बिड नहीं कर सकते, कस्टम बिड या बीओ की बिडिंग। ठीक है, इसका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं थियोरेटिकली कैसे करना है। वही आप लॉग इन करोगे, इसमें एक ऑप्शन रहता है अपने पास, जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, इसके थ्रू आपको पहले जैम अवेलेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैम पे अवेलेबल है कि नहीं, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसीजर कर सकते हो। अब इसमें देखो, क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट, क्रिएट बल्क रिपोर्ट, देखो दो चीज डिफरेंट है। मैनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, कोई सिंगल आइटम है, आउटसाइड जेम परचेस करना है विदाउट कोटेशन, 155 से करना है, एलपीसी के थ्रू करना है, लोकल परचेस के थ्रू, तो उस केस में क्या होगा, आप सिर्फ सिंपल सा कोई, जैसे कि कुछ भी ऐसी चीज जो जेम पे अवेलेबल नहीं है, वो आप सिंपल यहाँ से अवेलेबिलिटी रिपोर्ट फाइंड आउट करोगे, उसके बेसिस पे आप उसको यहाँ से अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करोगे, देन आफ्टर हम लोग इसको परचेस कर सकते हैं थ्रू आउटसाइड जेम। अगर आप बात की जाए बीयू की बिडिंग की,
तो बीओक्यू बिडिंग में आपको क्या करना है कि सबसे पहले बल्क रिपोर्ट क्रिएट करना है। एक्सक्यूज में थोड़ा दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो एक तो मैनुअल रिपोर्ट होती है और एक बल्क रिपोर्ट होती है। जो सिंपल जो आपको आउटसाइड जेम परचेस करना है तो इसमें सीधा देखो क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट करोगे और आप क्रिएट कर लोगे। बल्क रिपोर्ट में क्या करना है, बीओक्यू जो भी बिडिंग होगी वो बल्क रिपोर्ट के थ्रू करनी है। अब जब भी आप रिपोर्ट क्रिएट करोगे तो ये 3-4 ऑप्शन रहते हैं, हम लोग अभी देखते हैं कि सबसे पहले अंडरटेकिंग ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी की अंडरटेकिंग लगेगी, उसको डाउनलोड करोगे, उस पर साइन करा के फिर उसको अपलोड करोगे तो फिर आपके पास बीओक्यू का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ से डाउनलोड करना है और फिर वो डाउनलोड करके उस पर साइन करा के इसको अपलोड करोगे। ये पर्टिकुलर वो रहती है, इसको अपलोड करोगे, यहाँ पे अपलोड करोगे तो ये ऑप्शन, पहले ये क्या था, देखो ये ऑप्शन था, ये बंद था, ये यहाँ पे जब आप कंपिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल आप अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। ठीक है, आई एग्री करना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किए हुए हैं। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको कोई प्रोडक्ट है, भले ही जेम पे अवेलेबल नहीं है लेकिन उस कैटेगरी की रिलेटेड कैटेगरी तो अवेलेबल रहेंगी, तो एटलीस्ट 3 रिलेटेड कैटेगरी आपको इसमें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो 3 रिलेटेड कैटेगरी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कुछ, जैसे कि ये अपन कंप्यूटर किया था तो कंप्यूटर में डेस्कटॉप, प्रिंटर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि बिडर आपको इनवाइट करने हैं, बिडर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो इस कैटेगरी पर्टिकुलर इसके लिए रजिस्टर्ड नहीं है उस से, ये तो आपको क्या करना है, उस रिलेटेड कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। इस पे लोग वाग जो मैनिपुलेट भी करते हैं ना, तो इसमें ऑप्शन रहता है कि जैसे कि कंप्यूटर खरीद रहे हो और इन्हें फर्नीचर एंड फर्निश को भेज दिया है, तो ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी नहीं, तो इसमें कुछ मैनिपुलेट भी करते हैं लोग बाग। तो ये रेटेड कैटेगरी ऐसे सिलेक्ट करना है कि मैक्सिमम लोग सेलर तक आपके पास जो भी बिड है वो आपके पास पहुंचे, तो उसके बेसिस पे आप बेस्ट पॉसिबल वैल्यू आप फाइंड आउट कर सको। ठीक है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं बीओ की बिडिंग। ठीक है, आप लोगों को ब्रेक तो नहीं लेना है, ये क्या आधा 15-20 मिनट में यस सर, खत्म हो लेना है। जाएगा? हाँ, यस सर। यस सर। नहीं मैं चाह रहा था कि ये 15-20 मिनट में खत्म ही हो जाता ना, अभी ज्यादा टाइम नहीं है ना। कंटिन्यू कर सकते हैं सर फिर। हाँ, 20-20 मिनट मैक्सिमम। यस। ठीक है, क्योंकि देखो डायरेक्ट परचेसिंग वगैरह तो आप लोगों ने देख ही लिया है, L1 भी देख लिया है, बिड भी देख लिया है, अब क्या है, कस्टम बिड ही देखना है। तो देखो जैम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट पे क्लिक किया, सिंपल। ठीक है, अब आपके पास एक क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट है और एक जैसे कि क्या परचेस करना है, कंप्यूटर ही करना है ना, कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट है, कंप्यूटर डिटेल्स यही लिख देता हूँ, वही वाला कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन आ गया, देखो कंप्यूटर की इतनी कैटेगरी है, हमको जो चाहिए वो नहीं है, तो इसमें कर देंगे डिड नॉट फाइंड माय कैटेगरी, यस करना है। वो बोल रहा है कि आपको स्पेलिंग कुछ चेंज करना हो तो वो भी चेंज कर सकते हो, नहीं करना है। अब इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, देखो बिफोर जनरेटिंग जेएम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट या पास्ट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आई वांट टू अपलोड द स्पेसिफिकेशन, मतलब वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का कोई प्रोडक्ट है जो कि आपको फ्रिक्वेंटली लेना है, तो वो कैटेगरी भी क्रिएट हो जाएगी। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट नए नए ऐड हो रहे हैं ना, वो इसलिए हो रहे हैं कि लोग वो स्पेसिफिकेशन का अपलोड करते हैं तो वो अगली बार मिल जाएगा। या फिर ये लिख सकते हैं दिस इज वन टाइम रिक्वायरमेंट, तो नो कैटेगरी क्रिएशन इज रिक्वायर्ड, सर्टिफाइड कर दो। ठीक है, अब आपके पास जैसे ये अपन को एक सिंगल प्रोडक्ट का बता रहा हूँ, कोई 50,000 कोई प्रोडक्ट खरीदना है, वो खरीद लिया। ठीक है, ये जनरेट रिपोर्ट किया। ठीक है, सेव कर देते हैं, जनरेट रिपोर्ट किया।
ठीक है, तो ये आपके पास जेम एबिलिटी रिपोर्ट जनरेट हो गई। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास देखो ये ऑप्शन आ गया है ना, शो रिपोर्ट या डाउनलोड रिपोर्ट। ये क्या है पता नहीं, ये क्या है पता नहीं। अब ये देखो, अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको बिडिंग करनी है, तो इसमें आपको पहले क्या कंपिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लगेगा। वो अप्रूवल यहाँ से आप डाउनलोड करोगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है। देखो इसमें आपको अप्रूवल लिया हुआ है। इसमें क्या क्या है, कौन सी रेटेड कैटेगरी क्या क्या रहेंगी, जेएमएबिलिटी रिपोर्ट क्या रहेगी, यहाँ पे साइन कराओगे और इसको अपलोड करोगे। ठीक है, इसी को अपलोड कर देते हैं। सबमिट। ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया, देखो क्रिएट बीओक्यू बेस्ड बिडिंग। ठीक है, ये लिखा है क्रिएट कस्टम कैटलॉग। कैटलॉग भी कस्टम कर सकते हो। बीओक्यू बिडिंग करते हैं अपन अब। ठीक है, क्रिएट करेंगे। ये भी वही ऑप्शन रहेंगे कि ये सब परमिशन हम लोगों ने ले ली है। क्रिएट करेंगे, ओके करेंगे। ये कहाँ पहुंच गया, ये तो कर रहा हूँ, कहीं और क्लिक हो गया। ठीक हो, अब आ गया देखो, ऐड बीओक्यू आइटम्स। किसके लिए आपको बिलिंग करनी है, यहाँ करोगे। ये लिखा है रिलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। दो तीन कैटेगरी कोई सी भी सिलेक्ट कर ली, इलेक्ट्रिकल कर ली, डोमेस्टिक अप्लायंसेस कर दिया। जो भी आपको चाहिए वो कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके करोगे। ठीक है, कैटेगरी हो गया। अब आपको करना है एस्टिमेटेड वैल्यू। 2.5 लाख की है, कितने की है वो लिख दिए हैं। ठीक है, अब लिख दें आइटम स्पेसिफिकेशन। कुछ आइटम, कुछ पर्टिकुलर आइटम आपको बिल्कुल स्पेसिफाइड ही करना है, तो ये स्पेसिफिकेशन पहले से ये तैयार रखिए और वो लिख दीजिए। ठीक है, अब आइटम्स कौन कौन से हैं, तो आइटम्स के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही करना है, तो ये फॉर्मेट है उसी में अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ से कुछ जो भी आइटम्स आपको चाहिए वो यहाँ पे ऐड करिए इसमें ना। आइटम नंबर, आइटम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट मेजरमेंट, किसको भेज, कंसाइनी कौन है, डिलीवरी पीरियड क्या है, ये यहाँ से आप आइटम्स ऐड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या होगा, इसमें अपलोड करना है सिंपल बीओक्यू। ठीक है, ऐड आइटम्स किया। मिनिमम 5 यूनिक लाइन्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको कम से कम 5 आइटम्स ऐड करने हैं। ठीक है, 6 ऐड कर दिए। कंसाइनी करना है तो कंसाइनी यहाँ से ले लो, यहीं से डाउनलोड कर सकते हो कंसाइनी। तीन कंसाइनी है ना, यूजर आईडी यही चाहिए ना सब। इसमें बीओक्यू सैंपल। कंसाइनी अब अपडेट करेंगे यहाँ से। ये एक्चुअल में ये जो आपका स्पेसिफिकेशन है वो आपका 25 MB से कम होना चाहिए।
हाँ ये डाल देना। मिनिमम 5 यूनिक लाइन आइटम्स आर रिक्वायर्ड। यूनिक लाइन आइटम्स डालने थे उसमें, हम लोगों ने डायरेक्ट डाल दिए कुछ। ठीक है, अभी हो गया ना। मतलब डिफरेंट एक ही नाम नहीं होना चाहिए, थोड़ा नाम डिफरेंट हो जाना चाहिए। ये हो गया। प्रोसीड टू चेकआउट करना है आपको। ये आ गया ना सब कुछ। यहाँ से बिडिंग का, जो बिडिंग का नॉर्मल प्रोसीजर है उसके थ्रू आप कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है? एनीवन? मीणा जी? सभी लोग चले गए क्या? नहीं सर। नो सर। देखो, डायरेक्ट परचेसिंग, L1 परचेसिंग, बिड, बेसिक है। बिड में देखो कोई सी भी बिड हो, कस्टम बिड हो, आपके पास बीओक्यू बिड हो, सब में जो ये जो अभी जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो सबके सेम है। आपको कितना दिन का रखना है, बीओक्यू बिडिंग है तो 21 दिन का रखना है, नॉर्मल बिडिंग है तो 10 दिन का रखना है, ऑटो एक्सटेंशन कितने दिन का रखना है, बिड वैलिडिटी कितना दिन का रखना है। जनरली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि 6 महीने की बिड वैलिडिटी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टेंडर्स को 6 महीने लग जाते हैं उसके फाइनल अप्रूवल के लिए। ठीक है। सिंगल पैकेट में करना है कि डबल में करना है तो वो भी आप लोगों की चॉइस है। जो भी आपका हायर अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी बताएगी उसके बेसिस पे आप करोगे। जेम में यही है, बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे। एक चीज और बताना था तुमको। देखो जेम में जब आप वो करते हो ना, एक वो रिपोर्ट्स का बता रहा था मैं ना, सिंपल सा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, देखो जेम में अगर कुछ भी डाउट है ना तो एक इनका LMS पोर्टल भी होता है ना, तो उसके थ्रू आप कोई भी डाउट हो वो आप प्रॉपरली उसके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन जो है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, उसके जो भी रिक्वायरमेंट है, हर हर जो भी फंक्शन है जेम पे, तो उसके बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप उसके वीडियो भी हैं, PDF भी हैं, सब कुछ है जेम LMS पोर्टल। तो उसके थ्रू आप सीख सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ है हैंड्स ऑन। देखो, डियर प्राइमरी यूजर्स मतलब अपने HOD हैं, चीफ इंजीनियर हैं, वो देखो AIML रिपोर्ट्स आपकी जनरेट हो रही है ना। बाइंग बिहेवियर किसका क्या है, ऑर्डर सेग्रीगेशन, बार बार वही ऑर्डर आप छोटे छोटे करके उसको डिवाइड करके कर रहे हो, वो भी नहीं कर सकते। बायर सेलर कोलिजन, मतलब एक ही एक सेलर से आप ले रहे हो तो वो भी दिखेगा। अब दोनों की आईडी भी दिखेगी। कभी भी सेलर की आईडी अपने PC में ऑन नहीं करना है ना, तो दोनों की बायर सेलर IP मैचिंग भी दिखेगा। प्राइस गैप एनोमली भी दिखेगी, एनोमली जो रहेगी वो भी दिखेगी। तो ये रिपोर्ट सीधा एक्सेल पे मिलेगी आपके पास, प्राइमरी यूजर के पास। तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बेसिस पे ही आपको वो चीजें फॉलो करना है। ठीक है।
और कुछ जैम रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं? क्योंकि जितना आप यूज करोगे। कस्टम बिड और बीओक्यू बिडिंग डिफरेंस क्या है सर? बीयू की बिडिंग जो रहती है ना, वो कस्टम बिड जनरली हम करते हैं सर्विसेज के लिए, है ना। और इसमें जो बीयू की बिड कस्टम बिड है, लगभग उसमें क्या है, कोई कोई प्रोडक्ट है उसको कस्टमाइज कराना हो, है ना। तो जैसे कि ये जो दो ऑप्शन रहते हैं ना पास, जैसे कि अपन ने सिलेक्ट किया था ना, इसका कर दिया क्या, परचेस क्रिएटेड होगी ना, देखो करते हैं अभी। बीयू की बिडिंग होगी ना, वो रहती नंबर ऑफ आइटम्स आपके 5 लाख से ज्यादा होंगे, 5 से ज्यादा होंगे। 1 मिनट में बता रहा हूँ। आपको बीयू की बिडिंग के लिए मिनिमम आपको 5 प्रोडक्ट्स चाहिए। और जो वो रहेगा, तो सैंपल ये है, मॉनेटरी सीलिंग रहती 5 लाख रुपए। ठीक है। जैसे कि इन लोगों ने जैसे जो प्रोडक्ट परचेस किए हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टेस्ट, एचआर, हायरिंग, कैंटीन, ये सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर उसमें परचेस किया है, तो सिंगल पैकेज बना के। तो वो बीयू की बिडिंग तो सिंपल क्या है कि इनलाइन आइटम्स जो रहेंगे, जैसे कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा था इस सेटअप का, जैसे मेरे को यहाँ पे खरीदना है कंप्यूटर, लगभग रिलेटेड कैटेगरी होना इनलाइन आइटम्स की, तो उसके केस में अपन बीयू की बिडिंग करते हैं। इन केस ऑफ कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन जैसे कि सर्विसेज और प्रोडक्ट दोनों को कस्टम करना हो, जैसे कि हम हमारे केस में देखा जाए, एनडब्ल्यू के केस में, जैसे कि हम एएमसी ऑफ कंप्यूटर देते हैं, तो उसमें कंप्यूटर प्रिंटर कि 10 टाइप के ब्रांड प्रिंट हैं, है ना, प्रिंटर हैं, है ना, 10 टाइप के पीसी हैं। उसके साथ हमको चाहिए एक नेटवर्क एक इंजीनियर भी चाहिए। तो ये सब ये तो बीयू की बिडिंग में तो होगा नहीं है ना। और बीयू की बिडिंग जनरली हम उसके लिए करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के लिए। और कस्टम बिडिंग भी प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों कंबाइन होगा, या सर्विसेज ही स्पेसिफाइड रहेगा, तो उस केस में अपन कस्टम बिडिंग करते हैं। बीयू की बिडिंग के लिए सिंपल है कि आपको पहले ग्रुप में पूरा ये रिपोर्ट्स जनरेट करनी है। ये सैंपल है आपके पास, हर चीज का सैंपल मिल जाएगा यहाँ पे, बल्क रिपोर्ट जनरेट करनी है। 20 प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और उसको यहाँ से जनरेट करोगे। सर लेट मी रिपीट सर, आप बोल रहे थे बीओक्यू बिडिंग जो होती है हाँ वो उसके लिए प्रोडक्ट्स के लिए होती है, और जो हाँ, कस्टम बिडिंग होती है वो सर्विसिंग के लिए होती है सर। सर्विसिंग या प्रोडक्ट प्लस सर्विसिंग। ओके सर। सर आप वोल्ट्रिक कंप्यूटर को ऐड किया था, वो हाँ हाँ 10 लाख के ऊपर है, इसीलिए हम बिड को जाना पड़ा। हाँ हाँ हाँ। अ, और लेस सर देन अभी 10 लाख में भी कर सकते हो आप बिड, डिपेंड करता है, लेकिन वो मॉनेटरी हाँ सीलिंग है। हाँ ओके सर। हम्म, अभी हम वोल्ट्रिक का स्पेसिफिकेशंस, वोल्ट्रिक कंपनी है और उसका स्पेसिफिकेशंस हम सेलेक्ट किया था। हम्म। लेकिन अभी वेंडर वेंडर तो ओनली वो स्पेसिफिकेशंस ही दे सकता, कंपनी अपना हिसाब हाँ से दे कंपनी सकते है, हैं नहीं सर। नहीं, कंपनी नहीं दे सकता है, वो तो पीएससी हो जाएगा। वो स्पेसिफिकेशन आप एचपी का भी करके सिलेक्ट कर, बिड में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने वोल्ट्रिक किया था, उसमें आप एचपी का स्पेसिफिकेशन भी, ऐसा स्पेसिफिकेशन डालोगे तो पॉसिबल है कि वो बिड उसका भी आ सकता है, एचपी का। अच्छा, लेकिन वो ही ब्रांड देना बोल के नहीं है, वो नहीं नहीं, अपने हिसाब ब्रांड से कुछ भी दे बिड सकते हैं। में तो एक वो अपन क्या गोल्डन पैरामीटर्स हम लोग ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े, जो रेडीमेड गोल्डन पैरामीटर्स से
उसको सिलेक्ट कर लिए थे। अगर आपके पास कस्टमाइज गोल्डन पैरामीटर्स हैं, जैसे मेरे को i7 प्रोसीजर ही चाहिए, 1 TB SSD चाहिए, वो सब क्रिएट करोगे तो जो आपके उसके पास अवेलेबल होगा वो देगा वो आपके लेकिन पास। हम ब्रांड तो मैंडेट नहीं नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी में तो आजकल दिक्कत है, हर चीज में बोल्ट्री की आ रहा है। हाँ, यस सर। हाँ, टीवी में बहुत दिक्कत आ रही है ना, ऐसे फ्रिज में भी दिक्कत आ रही है पीएससी तो। प्रोप्राइटरी बेस्ड वाले में हम हाँ ब्रांड हाँ को कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए परमिशन लेनी रहती है, वो भी एचओडी के थ्रू ले सकते हो, लेकिन वो परमिशन देते नहीं इजीली, कि अनलेस अदरवाइज कि आपका कोई बहुत ही काम रुक रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके बेसिस के उसके बाद ही आप दे सकते हो, जनरली उसको अवॉइड करते हैं। एक्सेप्शनल केस में ही दिया जाता है। हाँ हाँ, वो इन केस ऑफ डिफेंस वगैरह रहता है, कोई ऐसा, जैसे अपने वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी है, अब उसमें कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ उसी ब्रांड का लगेगा उसमें, तो वो चीजें रहेंगी। जैसे कार्टेज वगैरह अपन खरीदते हैं, तो जब विदाउट L1 तो आप नहीं खरीद सकते ना, L1 आता है तो फिर बात अलग है, उसको खरीद सकते हो आप। यस सर। एनीथिंग एल्स? यस सर। सर अगर हमको मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदना होता है, जैसे कोई स्टेशनरी आइटम है जिसमें 40 प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हाँ, वेस्ट टू वेस्ट प्रोक्योरमेंट करने का क्या होगा? तो आप बिड करिए ना, बीओ की बिडिंग कर सकते हो। बस और अभी तो अगर मॉनेटरी लिमिट भी हटा दी है उसकी, बीओ की बिडिंग कर सकते हो। तो 5 लाख से अगर नीचे हुआ वो? हाँ, तो भी कर सकते हो। ओके सर। वो करना भी चाहिए, एक्चुअल में क्या है ये, अभी तक ये प्रैक्टिस चल रही थी कि जैसे स्टेशनरी है, अभी स्टेशनरी के कितने आइटम्स हैं, 50 आइटम है, 50 बिल आपको प्रोसेस करना है, CRAC जनरेट करना है, सब कुछ करना है, सब एंट्री करोगे, फिर मतलब हर जगह लोड ही बढ़ गया है ना, अब सिंगल बिल हो जाएगा, बीओ की बिडिंग करोगे, अब बिडिंग करोगे एक एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। और बिडिंग में क्या होगा, आपके पास गवर्नमेंट का तो फायदा ही है ना, बिडिंग का कोई भी प्रोसेस हुआ वो गवर्नमेंट भी उसको टेकअप करता है हमेशा, तो बिडिंग करोगे आपको बेस्ट पॉसिबल रेट्स मिलेंगे, उसके बेसिस पे ही आप बेटर एग्जीक्यूट कर पाओगे उसको। अभी हम लोग करने वाले ट्रेनिंग किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सब हम बीओ की बिडिंग के थ्रू कर रहे हैं अभी। अच्छा, कितने लोग परचेसिंग कर रहे हैं अभी जेएम के थ्रू? सर हमारे ऑफिस में होती है जेम के थ्रू। हाँ, और कितने लोग डील कर रहे हैं अभी इसमें जो अवेलेबल हैं? और क्या प्रॉब्लम आती है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई सा अगर अगर मुझे कुछ पता है, आप लोगों को कुछ पता है, तो हम लोग डिस्कस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये आपको करना ही है, डीडी लेवल तक तो कम से कम करना ही है। डीडी के ऊपर आप जाओगे तो ठीक है, लेकिन तो उसके लिए टाइम तो बहुत है, तो जेएम के थ्रू तो आपको जेएम में जितना जल्दी हो सके मास्टर्स एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा जेएम का। टेंडरिंग प्रोसीजर हुआ, जेम में क्या है, एक कुछ वो नहीं है कि आपने परचेस कर लिया, परचेसिंग के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट, जो भी आपका पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बिहेवियरल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास कोई इन्फीरियर क्वालिटी आ गई, कोई कॉपी आ गई, तो उसको इंस्टेंट इंसिडेंट रेस करोगे आप। वैसे भी जैसे कि प्रोडक्ट आता है तो 24 घंटे में आप इंस्टेंट पीआरसी जनरेट करना है, विद इन 24 आवर्स, विद इन 10 डेज आपको CRAC जनरेट करना है। तो CRAC जनरेट करने से पहले आप उसको टेक्निकली पूरा आप उसको इंक्वायरी करोगे, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करोगे टेक्निकली है कि नहीं, जो हम लोगों ने जो गोल्डन पैरामीटर्स हमने सेलेक्ट किए थे कि वो हमको रिसीव हुए कि नहीं हुए, तो उसके बेसिस पे आप CRAC जनरेट कर सकते हो।
उसमें भी आप डिडक्शन कर सकते हो। अगर किसी को एक्सेप्टेबल है लेकिन डिडक्शन करना है तो डिडक्शन भी कर सकते हो बिल में उसके। ठीक है, तो डिलीवरी टाइम पे नहीं है तो उसका एलडी चार्जेस भी काट सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपने पास है। बट लेकिन अगर ऑटो जनरेट हो गया है, आपने एक सीआरएसी जनरेट कर दिया, तो आपको पेमेंट प्रोसीजर बिल्कुल फास्ट करना है, आपको उसको डिले नहीं कर सकते आप, वो करना भी नहीं चाहिए। और जो भी आपके पास रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हम प्रॉपर फिलफिल करेंगे, उसके बेसिस पे ही हम लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि ये एक दिन का ये ऑनलाइन वाला तो ऐसा है कि ऑफलाइन में तो क्या है, कभी इंस्टेंट सिंगल क्लिक पे आपकी पूरी रिपोर्ट्स बन रही है। तो रूल्स रेगुलेशन तो आपको फॉलो करने ही है। ठीक है, मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ और अपन उसको बाय। सर चैट बॉक्स में एक मैसेज है। किसी को डाउट है चैट बॉक्स कहाँ मेरे को चाहिए है? डिफेंस का कोई आइटम मिलता है क्या सर, लाइक वेपन्स? क्यों, किसको चाहिए डिफेंस का आइटम? शुभम कुमार सैनी? नहीं, ऐसा आइटम्स नहीं मिलते हैं जनरली। वेपन्स चाहिए क्या? वेपन्स चाहिए? तुम्हारा तो करंट मीटर है अभी। हाँ, सर वो हो गया था लगा। और कुछ डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ, बताओ। सर एज ए कंसाइनी जो हम कोई प्रोडक्ट रिसीव करते हैं तो उसके बाद हम क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो क्या क्या करना चाहिए प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद? वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक बार रिपीट करेंगे? दीपक। हेलो। हाँ सर आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, बताइए। हाँ सर, एज ए कंसाइनी जब हम कोई प्रोडक्ट रिसीव करते हैं ना तो हाँ उसके हाँ बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए हमें? किसी देखो, पहले तो आपको पीआरसी जनरेट करना है। पीआरसी ऑटोमेटिक 24 आवर्स में जनरेट हो जाता है। उसमें आपको फिजिकली, जैसे कि बैग खरीदे आपने, प्रिंटर खरीदे, तो फिजिकली जैसे 4 प्रिंटर खरीदे, फिजिकली देख लोगे और आप उसको पीआरसी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। फिर होता है सीआरएसी। सीआरएसी के लिए आपके पास 10 दिन रहते हैं। तो आप या तो कोई इंस्टॉलेशन के लिए कोई उसका बंदा आ रहा है तो उसको बोलिए कि विद इन 2 3 5 डेज आपका इंस्टॉलेशन हो जाए। तो उसमें जो भी आपके ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट और सैंक्शन ऑर्डर, दो चीजें आपको जनरेट करनी है। और वो प्रिंट आउट लेके फिर आप उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सभी चेक करोगे। किसी पे फेल हो रहा है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट तो आपको एज ए कंसाइनी आपको करना है प्रोडक्ट। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन आप प्रॉपरली थॉरोली आप चेक करोगे तो बेटर है। जी सर। एनीथिंग एल्स? आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो गए अभी। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो अगर किसी का डाउट और कोई नहीं बचा है तो देन वी कैन क्लोज दिस सेशन। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों का जो डे 1 का क्विज हमने अपलोड किया था, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं किया है। तो आई एम जस्ट कॉलिंग आउट देयर नेम्स।
7 लोगों ने अभी तक नहीं सबमिट किया है। विषम मनोज यादव, प्रभात कुमार पांडे, अमन कुमार आर्या, नरेंद्र कुमार मेहरानिया, विकास कुमार वर्मा, संदीप मंडाला एंड शुभम कुमार सन्नी। तो ये 7 लोगों ने अभी तक कोई सबमिट नहीं किया है D1 का। तो Sir, Manoj Yadav, I have submitted in the morning, sir. विषम मनोज यादव, आपने 2 बार रजिस्टर किया है क्या कोर्स के लिए? सर एक्चुअली कुछ गलती से शायद 2 बार हो गया सर। अच्छा, तो अच्छा आपका एक नाम फिर उसमें आ रहा है कि सबमिट नहीं किया। एक चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, आपने सबमिट कर दिए। आपने 2 बार रजिस्टर कर दिया इस कोर्स के लिए। ठीक है, तो जो बाकी वही 6 लोग बच गए हैं अभी भी जिन्होंने कोई सबमिट नहीं किया, तो 2 बजे तक का समय है आप लोगों के पास। उससे पहले आप सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज आपकी एब्सेंट लग जाएगी कल की। ठीक है, तो ठीक है राकेश, थैंक यू सो मच ये 2 सेशन लेने के लिए जेम प्रोक्योरमेंट के ऊपर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, कंसिडरिंग जो भी प्रोक्योरमेंट्स हमारा होता है फील्ड में या हमारे सब डिविजन्स में, डिवीजन ऑफिसेज में। तो हमारे सब डिविजनल इंजीनियर्स का, AD2s का और JEs का काफ़ी बड़ा रोल रहता है इसमें। तो आई होप कि जितने भी डाउट्स थे आप लोगों के वो सारे आपने क्लैरिफाई कर लिए हैं इस सेशन में। एंड नाउ वी ब्रेक एंड आफ्टर लंच वी विल मीट नाउ एट 3 o'clock। मेरा ही सेशन रहेगा, तो 3 बजे से 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो थैंक यू राकेश, थैंक यू फॉर डिलीवरिंग थैंक यू दिस सर। 2 सेशंस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।